बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप तमामी स्टूडेंट को मैं खुश आमदीद कहता हूँ। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री लेक्चर सीरीज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और आज चैप्टर नंबर 4 पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लेक्चर नंबर 7 के अंदर जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है केमिस्ट्री ऑफ कंपाउंड्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। कुछ कंपाउंड्स की केमिस्ट्री को हम पढ़ चुके। सल्फ्यूरिक एसिड जिस वक्त पढ़ा था तो उस वक्त सल्फ्यूरिक एसिड की केमिस्ट्री को भी डिस्कस किया था। इसी तरह नाइट्रिक एसिड और क्लोरीन जिस वक्त हमने स्टडी किया था उस वक्त हमने इसकी केमिस्ट्री को भी साथ साथ डिस्कस किया था। अब किताब में कुछ और भी कंपाउंड्स मौजूद हैं जिनकी केमिस्ट्री डिस्कस करना रह गई है, तो हम उन कंपाउंड्स की केमिस्ट्री को स्टडी करेंगे। तो इंशाअल्लाह आज के लेक्चर के अंदर एलम की केमिस्ट्री को, बोरिक एसिड, बोरैक्स और हाइड्रोजन सल्फाइड की केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। और आपके कोर्स के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और क्लोरीन की केमिस्ट्री भी शामिल है, जो इससे पिछले लेक्चर्स के अंदर हम स्टडी कर चुके हैं जी। तो आइए आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। आज के लेक्चर का जो अनवान है वो है केमिस्ट्री ऑफ कंपाउंड्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। केमिस्ट्री को भी स्टडी करेंगे, यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस को भी स्टडी करेंगे और केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करने के बाद हम इनकी प्रॉपर्टीज को और यूजेस को भी इंशाल्लाह देखेंगे। तो केमिस्ट्री ऑफ एलम की बात करते हैं। तो एलम है क्या? अगर उर्दू में इसकी बात की जाए तो एलम असल में फिटकरी को कहते हैं जी। तो ये एल्युमिनियम का कंपाउंड है। किस तरह से बनता है आइए देखते हैं जी। तो कॉन्स्टिट्यूएंट एलम के क्या होते हैं? तो बेसिकली एलम ये सीरीज ऑफ डबल सल्फेट है, यानी एक कंपाउंड नहीं है एलम, बल्कि 3-4 कंपाउंड है जिनको आप एलम कहते हैं। और एलम की खास बात क्या होती है जी? इट इज द सीरीज ऑफ डबल सल्फेट्स। तो डबल सल्फेट है यानी दो कंपाउंड है और दोनों ही सल्फेट है जी, ऑफ मोनोवेलेंट एंड ट्राईवेलेंट मेटल्स। तो मोनोवेलेंट मेटल के या ट्राईवेलेंट मेटल के ये सल्फेट हैं। और मोनोवेलेंट में इसके अंदर अमोनियम भी आता है जो कि मेटल नहीं है लेकिन मोनोवेलेंट इन नेचर है जी। तो उसका भी सल्फेट को आप एलम कहते हैं जी। तो इट इज द डबल सल्फेट ऑफ मोनोवेलेंट एंड ट्राईवेलेंट आयंस कंटेन्स 24 वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो एलम के अंदर जो मोनोवेलेंट मेटल्स होते हैं या आप ये कहें जी जो मोनोवेलेंट आयंस होते हैं उसके अंदर सोडियम, पोटेशियम, तो ये तो मोनोवेलेंट एटम्स हैं जी। और ये जो आपका नॉन मेटल है, ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है, अमोनियम आयन शामिल होता है इन मोनोवेलेंट आयंस के अंदर। तो इसमें से दो तो आपको मेटल्स नजर आ रहे हैं, सोडियम और पोटेशियम, और जो अमोनियम है वो आपको आयन नजर आ रहा है। और जो ट्राईवेलेंट एटम्स हैं जी, जो ट्राईवेलेंट मेटल्स है उसके अंदर एल्युमिनियम, आयरन और क्रोमियम शामिल होता है जी। तो इन दोनों की यानी सोडियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट कंबाइन हो और उसके साथ 24 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो तो ये क्या कहलाएगा? एलम कहलाएगा। इसी तरह पोटेशियम और आयरन कंबाइन हो विद 24 वाटर मॉलिक्यूल्स तो फिर ये भी एलम कहलाएगा। इसी तरह अमोनियम क्रोमियम कंबाइन हो विद 24 वाटर मॉलिक्यूल्स तो ये भी एलम कहलाएगा। तो एलम के ये मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो किताब ने दिए हैं उनको हम पढ़ने जाएंगे, वरना इनकी कम्बिनेशन से ये मोनोवेलेंट आयंस के ग्रुप में से किसी एक को ले लें और ट्राईवेलेंट आयन के ग्रुप में से किसी एक को ले लें और इनके डबल सल्फेट को आप बनाएं, यानी इसका भी सल्फेट लें और उसका भी सल्फेट लें, इक्विवेलेंट अमाउंट लें और दोनों के सोल्यूशन को मिक्स करें और क्रिस्टलाइजेशन पे छोड़ दें और 24 वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच हो जाएंगे, जिसके नतीजे में आपको जो कंपाउंड मिलेगा उसको आप एलम कहेंगे, जिसको उर्दू में फिटकरी कहते हैं। तो एलम्स के फॉर्मूले क्या हैं उनको देखने जा रहे हैं। ये पोटैश एलम जिसको फिटकरी कहा जाता है जी, उर्दू में पोटैश एलम को ही फिटकरी कहते हैं। तो ये उसका फॉर्मूला लिखा हुआ है K2SO4.Al2SO43.24H2O। तो 24H2O तो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। मोनोवेलेंट आयन पोटेशियम है, ट्राईवेलेंट आयन एल्युमिनियम है और पोटेशियम का भी सल्फेट इस्तेमाल हुआ है और एल्युमिनियम का भी सल्फेट इस्तेमाल हुआ है, यानी ये डबल सल्फेट है जी। तो ये कहलाते हैं, ये
पोटैश एलम कहलाता है और इसको कॉमनली फिटकरी कहते हैं, यानी जो वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए फिटकरी इस्तेमाल होती है वो पोटैश एलम ही होती है जी। ये पोटैश क्रोम एलम कहलाता है। तो पोटैश से आपको वाज़ेह हो गया होगा इसके अंदर पोटेशियम होता होगा, और क्रोम से वाज़ेह हो गया होगा कि ट्राईवैलेंट कौन होता होगा, क्रोमियम होता होगा। तो यहाँ पे आप देखें K2SO4 डॉट Cr2SO4 डॉट 24H2O, तो ये पोटेशियम सल्फेट और क्रोमियम सल्फेट का डबल सॉल्ट है। मोनोवैलेंट आयन पोटेशियम और ट्राईवैलेंट आयन क्रोमियम है। ये अगला एलम है और इसका नाम है अमोनियम एलम। तो इसका मतलब ये हुआ जी कि इसके अंदर अमोनियम मोनोवैलेंट कैटायन के तौर पर मौजूद है और एल्युमिनियम ट्राईवैलेंट कैटायन के तौर पर मौजूद है जी। और ये जो है ये अमोनियम क्रोम एलम है। इसका मतलब यहाँ पे अमोनियम सल्फेट ये मोनोवैलेंट कैटायन का सल्फेट है और क्रोमियम सल्फेट ये ट्राईवैलेंट कैटायन का सल्फेट है और 24 वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। तो आपने ये सारे के सारे एलम्स के फार्मूले हैं, इसके अलावा भी एलम्स होते हैं जी, क्योंकि अभी बाकी कम्बिनेशन भी बाकी है जी। तो खैर ये आपकी किताब ने इनके फार्मूले डिस्कस किए हैं, आप इनके फार्मूले को याद रखिएगा जी। खास बात आपने क्या देखी कि एलम के अंदर 24 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, तमाम के अंदर आपको 24 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नजर आ रहे हैं। और दूसरी जो कॉमन बात नजर आ रही है कि वो डबल सल्फेट नजर आ रहा है कि दो कंपाउंड्स हैं और दोनों के अंदर सल्फेट मौजूद है। और जो तीसरी कॉमन बात नजर आ रही है वो ये नजर आ रही है जी कि जो पहले वाला सल्फेट है वो मोनोवैलेंट कैटाइन पर मुश्तमिल है और जो दूसरा वाला सल्फेट है वो ट्राईवैलेंट कैटाइन पर मुश्तमिल है। और अभी आपने पीछे पढ़ा जी कि मोनोवैलेंट कैटाइन के अंदर सोडियम पोटेशियम और अमोनियम इस्तेमाल हो सकता है। पोटेशियम और अमोनियम की एग्जाम्पल को आपने यहाँ पर देखा। और ट्राईवैलेंट के अंदर एल्युमिनियम क्रोमियम और आयरन इस्तेमाल हो सकता है। एल्युमिनियम और क्रोमियम को आपने यहाँ पर एग्जाम्पल्स के अंदर देखा। अब हम इसकी प्रिपरेशन पढ़ने जा रहे हैं जी कि एलम किस तरह से प्रिपेयर होता है जी। तो एलम की प्रिपरेशन को पढ़ने जा रहे हैं जी। लिखा है यहाँ जी कि इट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम सल्फेट। ये जो हम एलम की प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं ये असल में फिटकरी है, पोटैश एलम की प्रिपरेशन को पढ़ रहे हैं जी। तो पोटेशियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट को यानी मोनोवैलेंट कैटाइन के सल्फेट को और ट्राईवैलेंट कैटाइन के सल्फेट को इक्विमोलर क्वांटिटीज के अंदर लिया जाता है। इसका मतलब ये कि अगर ये 1 मोलर लिया जा रहा है तो एल्युमिनियम सल्फेट भी 1 मोलर लिया जाएगा। तो इनके सॉल्यूशन को मिक्स किया जाता है, इनका सॉल्यूशन इक्विमोलर होता है जी, कॉन्सेंट्रेशन यानी सेम होती है। इन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कराने के बाद इन सॉल्यूशन को एवोपरेशन पर छोड़ दिया जाता है। ये कूल होते हैं, वाटर एवोपरेट होता है। वाटर एवोपरेट होने के बाद जो क्रिस्टल मिलते हैं उसके अंदर इन दोनों ही जो सब्सटेंसेस हैं उनका डबल सॉल्ट मिलता है और उसके साथ 24 वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मौजूद होते हैं जी। तो ये एलम को बनाने का तरीका है जी। ये पोटेशियम सल्फेट है, ये एल्युमिनियम सल्फेट है। जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो सॉल्यूशन के अंदर मौजूद हैं जी। तो जब इनको क्रिस्टलाइजेशन पे छोड़ा गया, सॉल्यूशन को एवोपरेट किया गया और एवोपरेट करने के बाद इसको कूल किया गया, तो कूल करने के नतीजे में क्रिस्टल्स मिले। जो क्रिस्टल्स मिलते हैं वो किसके होते हैं, एलम के होते हैं, जिसको फिटकरी भी कहते हैं या इसको पोटैश एलम भी कहते हैं। और इसका फॉर्मूला अब आपके सामने है K2SO4.Al2SO4.24H2O। तो आपने एलम को और ख़ास तौर पे पोटैश एलम को बनाने का तरीका सीखा और एलम क्या होता है उसको आपने पढ़ा और एलम कितने किस्म का होता है, उसके क्या फार्मूले होते हैं, उन तमाम बातों को आपने पढ़ा। अब हम एलम की प्रॉपर्टीज़ को और फिर उसके बाद उसकी यूजेस को पढ़ने जाएंगे। तो एलम की प्रॉपर्टीज़ आपके सामने है। वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, तो वाइट कलर इसका हो गया, और क्रिस्टलाइन सॉलिड हो गया यानी इसका परफेक्ट ज्योमेट्रिकल शेप है। वाटर के अंदर ये सॉल्युबल है, यानी अगर एलम को आप वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो वाटर के अंदर हाईली सॉल्युबल है। एलम का मेल्टिंग पॉइंट 92 डिग्री सेंटीग्रेड है। और यहाँ लिखा हुआ है जी एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होने का मतलब ये है जी कि ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और आगे लिखा हुआ है एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड ऑल वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज लूजेस।
कि तमाम जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, वो यहाँ से रिमूव हो जाएंगे और उसके रिमूव होने पर ये जो सब्सटेंस मिलेगी उसको बर्न्ट एलम भी कहते हैं और उसको फुल फिटकरी भी कहते हैं जी। तो ये एक अलग फिनोमिना है यहाँ पे कि 92 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब ये एलम मेल्ट हो जाएगा तो इसके मेल्ट होने के बाद जब इसको मजीद हीट करेंगे तो 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर तमाम के तमाम वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएंगे, यानी जो 24 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ से रिमूव हो जाएंगे और उसके नतीजे में जो सब्सटेंस मिलेगी उसको बर्न्ड एलम या फुल फिटकरी कहते हैं। तो ये एलम की कुछ प्रॉपर्टीज थी जी। अब हम एलम की यूजेस को पढ़ने जा रहे हैं। तो एलम को यानी फिटकरी को आप वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं जी। तो जो अगर पानी गदला हो यानी उसके अंदर सैंड पार्टिकल्स या सिलिका पार्टिकल्स मौजूद हों और अगर आप उसके अंदर एलम को डाल दें यानी फिटकरी को डाल दें तो तमाम की तमाम सिलिका पार्टिकल्स या सैंड पार्टिकल्स या सॉलिड या यानी सॉलिड इम्प्योरिटीज़ वो क्या हो जाती हैं, इस पानी से सेपरेट हो जाती हैं और वो नीचे बैठ जाती हैं और आपको क्लियर वाटर मिल जाता है जी। तो वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए एलम को इस्तेमाल किया जाता है। टैनिंग ऑफ लेदर के लिए भी एलम को इस्तेमाल किया जाता है। टैनिंग ऑफ लेदर का मतलब ये है जी कि जानवरों की खालों से लेदर बनाने का जो प्रोसेस होता है उसको टैनिंग कहते हैं, यानी एनिमल की स्किन की टैनिंग की जाती है जिसके बाद वो लेदर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो टैनिंग वो प्रोसेस है जिसमें जानवरों की खालों से लेदर बनाई जाती है। तो इस प्रोसेस के लिए अंदर भी एलम इस्तेमाल होता है जी। साइजिंग ऑफ पेपर के लिए एलम को इस्तेमाल किया जाता है। ये साइजिंग वो प्रोसेस है जिसके अंदर पेपर पर एलम को कोट किया जाता है और एलम जो कोट हो जाता है ये प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है। जो पेपर के अंदर स्पोर्स होते हैं उनको फिल करने का काम करता है और ये जो प्रोसेस है इसको साइजिंग ऑफ पेपर कहते हैं जी। यानी पेपर की सरफेस पर एलम के सॉल्यूशन को लगा दिया जाता है और एलम क्या करता है, ये प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है और ये प्रोटेक्टिव फिलर के तौर पर इस्तेमाल होता है, यानी जो बारीक बारीक होल्स होते हैं उनको फिल करने में मदद देता है। इस प्रोसेस को साइजिंग ऑफ पेपर कहते हैं। तो एलम साइजिंग ऑफ पेपर के अंदर भी इस्तेमाल होता है और ये फायर एक्सटिंग्विशर्स के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। जो फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं जी वो उनके अंदर भी एलम को इस्तेमाल किया जाता है जी। तो ये एलम की प्रॉपर्टीज और एलम की यूज को आपने पढ़ा। अब ये दूसरा कंपाउंड आपके सामने है जिसकी केमिस्ट्री को हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने एलम की केमिस्ट्री को डिस्कस किया और एलम असल में एल्युमिनियम का कंपाउंड था और जो एल्युमिनियम है वो आपका पी ब्लॉक एलिमेंट है और 3A का मेंबर है। अब हम जिस कंपाउंड की केमिस्ट्री को डिस्कस करने जा रहे हैं उसको बोरिक एसिड कहते हैं और बोरिक एसिड असल में बोरॉन का कंपाउंड है और बोरॉन भी पी ब्लॉक एलिमेंट है और ग्रुप 3A का मेंबर है। तो बोरिक एसिड का फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है H3BO3। तो बोरॉन का ये कंपाउंड है, इसको बोरिक एसिड कहते हैं और इसको इस तरह भी लिखते हैं B और OH3। तो बोरिक एसिड के जो दो तरीके हैं इसके फॉर्मूले को लिखने के, अब आपके सामने हैं। H3BO3 भी बोरिक एसिड कहलाता है और BOH3 भी बोरिक एसिड कहलाता है। तो बोरिक एसिड की केमिस्ट्री को डिस्कस करने जा रहे हैं। बोरिक एसिड को बनाने का तरीका पढ़ेंगे और ये बनाने का पहला तरीका है जी कि ये बोरेक्स से बनता है जी। तो बोरेक्स का रिएक्शन अगर सल्फ्यूरिक एसिड से करवाया जाए तो उसके नतीजे में बोरिक एसिड हासिल होता है जी। यहाँ लिखा हुआ है एक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ऑन बोरेक्स। तो बोरेक्स आपके लिए नया कंपाउंड है जिसकी केमिस्ट्री को भी आप आगे पढ़ेंगे जी। तो सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन अगर बोरेक्स से करवाया जाए तो बोरिक एसिड हासिल होता है। ये बोरेक्स का फॉर्मूला है। ये बोरेक्स भी बोरॉन का कंपाउंड है। Na2B4O7 ये बोरेक्स का फॉर्मूला है जी। तो बोरिक एसिड के फॉर्मूले को याद कीजिएगा तो उसके साथ साथ बोरेक्स के फॉर्मूले को भी याद कीजिएगा। ये बोरेक्स का फॉर्मूला है जो बोरॉन का कंपाउंड है। Na2B4O7 इसका फॉर्मूला है और इसके साथ 7 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी होते हैं। केमिकल इक्वेशन लिख रहा है इसलिए वो दिखाने की जरूरत नहीं है। तो बोरेक्स का रिएक्शन अगर सल्फ्यूरिक एसिड से करवाया जाएगा तो इसके नतीजे में बोरिक एसिड मिलता है। ये बोरिक एसिड का फॉर्मूला है H3BO3
और सोडियम सल्फेट ये बाय प्रोडक्ट के तौर पर मिलती है। और इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे आपने 5 वाटर मॉलिक्यूल्स लगाए हैं जी। तो जो रिएक्शन है वो रिएक्शन है बोरेक्स और सल्फ्यूरिक एसिड के दरमियान। और अगर बोरेक्स का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से करवाया जाएगा तो इसके नतीजे में बोरिक एसिड मिलेगा, H3BO3 ये बोरिक एसिड का फॉर्मूला है। और जो बाय प्रोडक्ट है वो सोडियम सल्फेट मिलेगी। तो ये पहला तरीका था बोरिक एसिड को बनाने का। ये दूसरा तरीका है बोरिक एसिड को बनाने का और ये है जी फ्रॉम बोरॉन नाइट्राइड। तो बोरॉन नाइट्राइड का रिएक्शन अगर आप सुपर हीटेड वाटर से करवाएंगे तो इसके नतीजे में आपको बोरिक एसिड मिलेगा जी। तो वाटर को आपने हीट करवाना है अबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड और हीट करवाने के बाद इसका रिएक्शन आपको बोरॉन नाइट्राइड से करवाना है। तो नाइट्रोजन अमोनिया के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और बोरॉन वाटर के साथ हाइड्रोलाइज होके बोरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा जी। तो ये सिंपल सा रिएक्शन था। आपने देखा जी कि बोरॉन हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में यानी बोरिक एसिड की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और नाइट्रोजन इस हाइड्रोजन को लेके अमोनिया की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया यानी वाटर के अंदर जो OH नेगेटिव आयंस थे उसने बोरॉन के साथ रिएक्ट किया और H3BO3 यानी बोरिक एसिड बनाया। और जो नाइट्रोजन है उसने इस वाटर के हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया और उसने अमोनिया बनाया। तो ये जो रिएक्शन है इसके अंदर बोरॉन नाइट्राइड की हाइड्रोलिसिस हुई है जिसके नतीजे में आपको बोरिक एसिड मिला है और अमोनिया एज अ बाय प्रोडक्ट मिली है जी। तो ये दो तरीके आपने पढ़े जी बोरिक एसिड को बनाने के। तो जो पहला तरीका था उसके अंदर आपने बोरेक्स से बनाया और बोरेक्स का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से करवाया और जो दूसरा तरीका था उसके अंदर आपने बोरॉन नाइट्राइड का रिएक्शन सुपर हीटेड वाटर से करवाया। तो बोरिक एसिड को बनाने के ये दो तरीके आपकी किताब ने दिए हैं। अब हम बोरिक एसिड की केमिस्ट्री को डिस्कस करने जा रहे हैं यानी केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस करने जा रहे हैं जी। तो अगर बोरिक एसिड का रिएक्शन वाटर के साथ करवाया जाए यानी हाइड्रोलिसिस करवाई जाए जी तो ये लिखा हुआ है ऑन एक्शन विद वाटर यानी अगर बोरिक एसिड को वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे जी तो इट डोनेट्स H पॉजिटिव आयन। इसका मतलब ये है जी कि ये एसिड के तौर पर बिहेव करता है लेकिन ये जो एसिड है ये वीक है और ये एसिड आपको बजाय तो H3 से ऐसा लग रहा होगा जी कि इसके अंदर ये ट्राइप्रोटिक होगा। तो भाई ये ट्राइप्रोटिक नहीं है, ये ट्राई बेसिक नहीं है बल्कि ये मोनो बेसिक एसिड है जी। तो बोरिक एसिड को अगर आप वाटर के अंदर डिसॉल्व करवाएंगे तो ये टेट्रा हाइड्रोक्सीबोरेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और H पॉजिटिव आयन को क्या करेगा जी डोनेट करेगा। तो ये जो आपको नजर आ रहा है तो यहाँ पे आपने क्या देखा जी कि ये जो बोरिक एसिड है ये वाटर के अंदर डिसॉल्व होने के बाद एक H पॉजिटिव आयन दे रहा है और किसी और नेगेटिव आयन के अंदर कन्वर्ट हो रहा है यानी ब्रेक डाउन नहीं है जिस तरह से HCl ब्रेक होता है उस तरह से बोरिक एसिड रिएक्ट नहीं करता बल्कि इसके रिएक्शन थोड़ा सा मुख्तलिफ है, एसिडिक इन नेचर है जी। लेकिन ये जो H पॉजिटिव आयन है ये इसकी क्वांटिटी बहुत कम देता है इसलिए ये वीक एसिडिक इन नेचर है और सिर्फ एक H पॉजिटिव आयन देता है इसलिए ये मोनोप्रोटिक या मोनो बेसिक इन नेचर है जी। तो ये रिएक्शन आपके सामने है कि बोरिक एसिड का रिएक्शन अगर वाटर के साथ करवाया जाएगा। बोरिक एसिड को लिखने का एक ये भी तरीका है मैंने आपको बताया था, इस तरीके से समझना जरा ज्यादा आसान है जी कि वाटर के जो OH नेगेटिव आयन है उसको बोरॉन ने एक्सेप्ट किया है और ये BOH4 नेगेटिव आयंस की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है और वाटर का जो H पॉजिटिव आयन बचा है वो अब सॉल्यूशन के अंदर अवेलेबल है। इसका मतलब ये है जी कि बोरिक एसिड को अगर वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे जी तो H पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन के अंदर मौजूद होगा, वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो H पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन के अंदर मौजूद होगा। इसका मतलब ये हुआ जी कि बोरिक एसिड का सॉल्यूशन एसिडिक इन नेचर होता है। ये दूसरा रिएक्शन है लिखा है एक्शन ऑफ हीट और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इम्तिहान में बहुत ज्यादा आया है तो इसको आप बहुत तवज्जो से देखिएगा। और ये जो रेड कलर के अंदर लिखे हुए हैं ये मुख्तलिफ कंपाउंड हैं बोरॉन के कि जब बोरिक एसिड को हीट किया जाता है तो वो इन कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट होते हैं जी। तो ये जो रेड कलर से लिखे हुए नाम इनके नाम को और इनके फॉर्मूलों को और किस टेम्परेचर पे ये हासिल होते हैं इसको आप बहुत
अच्छे से देखिएगा, इम्तिहान में ये बहुत बार पूछे गए हैं जी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल फॉर एग्जाम। तो एक्शन ऑफ हीट ऑन बोरिक एसिड को पढ़ने जा रहे हैं। तो बोरिक एसिड को ऑर्थो बोरिक एसिड भी कहते हैं। अब आप ये याद रखिएगा कि बोरिक एसिड को का जो दूसरा नाम है वो है जी ऑर्थोबोरिक एसिड। और ऑर्थोबोरिक एसिड को अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट किया जाता है तो हीट करने के नतीजे में ये वाटर मॉलिक्यूल्स को रिलीज करता है और मेटाबोरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये ऑर्थोबोरिक एसिड है, जब इसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट किया जाएगा तो ये मेटाबोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। मेटाबोरिक एसिड का फॉर्मूला HbO2 है। ऑर्थोबोरिक एसिड आपका बोरिक एसिड है, H3BO3 उसका फॉर्मूला है। मेटाबोरिक एसिड HbO2 है जी। इस HbO2 को अगर मजीद हीट किया जाएगा और 140 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचेंगे तो एक और वाटर मॉलिक्यूल इसके अंदर से रिमूव हो जाएगा और ये पायरोबोरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये मेटाबोरिक एसिड है जी। HbO2 मेटाबोरिक एसिड का फॉर्मूला है। इसको आपने मजीद हीट किया 140 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो एक और वाटर मॉलिक्यूल इसके अंदर से रिमूव हुआ और ये कन्वर्ट हो गया पायरोबोरिक एसिड के अंदर, जिसका फॉर्मूला है H2B4O7। तो इनकी फॉर्मूले थोड़े से मुश्किल है लेकिन आपने ये फॉर्मूले याद रखने हैं जी। ये ऑर्थोबोरिक एसिड का फॉर्मूला है, ये मेटाबोरिक एसिड का फॉर्मूला है, ये पायरोबोरिक एसिड का फॉर्मूला है। और आगे लिखा हुआ है जी कि अगर पायरोबोरिक एसिड को मजीद हीट किया जाएगा और आप 240 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचेंगे तो एक और वाटर मॉलिक्यूल इसके अंदर से रिमूव हो जाएगा और उसके नतीजे में ये बोरिक ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, जिसका फॉर्मूला B2O3 है जी। तो 3 वाटर मॉलिक्यूल्स मुख्तलिफ टेम्परेचर पर लिबरेट हुए, जिसके नतीजे में ऑर्थोबोरिक एसिड बोरॉन के मुख्तलिफ कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट हुआ। आपने क्या याद रखना है जी कि ऑर्थोबोरिक एसिड को अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड के तक हीट किया जाएगा तो ये मेटाबोरिक एसिड में कन्वर्ट होगा, जिसका फॉर्मूला HbO2 है। और मेटाबोरिक एसिड को अगर मजीद हीट किया जाएगा तो 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचेंगे तो एक और वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और ये पायरोबोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसका फॉर्मूला H2B4O7 है। और पायरोबोरिक एसिड को अगर मजीद हीट किया जाएगा और 240 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव हीट किया जाएगा तो ये आखिरी वाटर मॉलिक्यूल भी इसके अंदर से रिमूव हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा बोरिक ऑक्साइड के अंदर, जिसका फार्मूला B2O3 है जी। तो अगर आप इनके नामों को और इनके फार्मूलों को एक बार याद कर लें जी तो इन इक्वेशंस को याद रखना आपके लिए इंतहाई आसान है। अब हम बोरिक एसिड की प्रॉपर्टीज को और उसके बाद फिर उसकी यूजेस को पढ़ने जाएंगे जी। तो बोरिक एसिड की प्रॉपर्टीज अब आपके सामने है, ये लिखा हुआ है इट इज सॉफ्ट सिल्की एंड वाइट निडल लाइक क्रिस्टल्स। तो ये क्रिस्टल बोरिक एसिड क्रिस्टल की फॉर्म में होता है जी और इसके जो क्रिस्टल्स होते हैं वो वाइट कलर के होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और इंतहाई हल्के होते हैं और ऐसे लगते हैं जैसे सिल्क जैसा दिखता है, उस जैसे बारीक बारीक निडल लाइक इसके क्रिस्टल होते हैं जी। तो इसलिए इसको कहा है जी सॉफ्ट सिल्की एंड वाइट निडल लाइक क्रिस्टल। और क्योंकि ये सॉफ्ट होते हैं इसलिए जो इनकी फील होती है वो ग्रीजी फील होती है और ग्रीजी फील ग्रेफाइट की भी होती है। तो जो वजह ग्रेफाइट की ग्रीजी फील की है वही वजह बोरिक एसिड की ग्रीजी फील की भी है जी। ये जो बोरिक एसिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं जी ये लेयर्स की फॉर्म में होते हैं और इनकी लेयर एक दूसरे पर स्लाइड कर सकती हैं जी। तो अगर लेयर स्लाइड कर सकती हैं तो इसका मतलब है इसका जो फील होगी वो ग्रीजी होगी और स्पैरेंटली सॉल्युबल इन वाटर होते हैं जी। यानी अगर कोल्ड वाटर के अंदर इसको डिसॉल्व किया जाए तो ये इतने आसानी से सॉल्युबल नहीं होते। स्पैरेंटली का मतलब है पार्शल सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर या लेस सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर। लेकिन अगर आप हॉट वाटर के अंदर इसे डिसॉल्व करें तो ये हॉट वाटर के अंदर बहुत तेजी से डिसॉल्व हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ इट इज रेडली सॉल्युबल इन हॉट वाटर। तो हॉट वाटर के अंदर इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है और कोल्ड वाटर के अंदर इसकी सॉल्युबिलिटी इंतहाई कम है। बोरिक एसिड की यूजेस को पढ़ने जाएंगे जी। तो अगर आप बोरिक एसिड का सॉल्यूशन बनाएं
तो ये एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है जी। तो जिस तरह डिटॉल एंटीसेप्टिक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, इसी तरह बोरिक एसिड के सॉल्यूशन को भी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं जी। और जो बोरिक एसिड का डाइल्यूट सॉल्यूशन है, इसको आई वॉश के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी ये एंटीसेप्टिक है जी। और इसके सॉल्यूशन को जो जो आंख में डालने वाले कतरे होते हैं, जो आंख में डालने वाले ड्रॉपर्स होते हैं, तो उसके अंदर भी बोरिक एसिड शामिल होता है जी। तो आई वॉश के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि सॉल्यूशन इसका एंटीसेप्टिक इन नेचर होता है। तो ये आपने बोरिक एसिड की केमिस्ट्री को पढ़ा। अब हम बोरॉन के एक और कंपाउंड की केमिस्ट्री को डिस्कस करने जा रहे हैं और इसका नाम आपके सामने है बोरेक्स। तो बोरेक्स को तो भी आपने पीछे भी रिएक्शन के अंदर पढ़ा और उसके फार्मूले को आपने पीछे भी पढ़ा। बोरेक्स का फार्मूला है Na2B4O7, लेकिन जो बोरेक्स है उसके वो डेका हाइड्रेटेड भी होता है। डेका का मतलब 10 होता है, तो 10 वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ये भी बोरेक्स के साथ मौजूद होते हैं। तो बोरेक्स का जो असल फार्मूला है, जो कि हाइड्रस फॉर्म के अंदर होता है, वो फार्मूला है जी Na2B4O7.10H2O, यानी इसका जो नाम है वो है जी सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट। तो ये बोरेक्स का नाम है और इसकी केमिस्ट्री को हम पढ़ने जाएंगे। तो बोरेक्स को बनाने का जो पहला तरीका है वो यह है जी कि बोरेक्स बोरिक एसिड से बनता है जी। और यहाँ पे लिखा हुआ है जी कि अगर बोरिक एसिड का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाया जाए, सोडियम हाइड्रोक्साइड को आप कास्टिक सोडा कहते हैं, या सोडियम कार्बोनेट से करवाया जाए, सोडियम कार्बोनेट को आप सोडा ऐश कहते हैं। तो बोरिक एसिड से अगर रिएक्शन करवाया जाएगा, इन दोनों बेसिस का, या आपका स्ट्रॉन्ग बेस है या आपका वीक बेस है, तो उसके नतीजे में आपको बोरेक्स मिलेगा। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं तो आपने ये पढ़ा था जी कि बोरेक्स का रिएक्शन अगर एसिड से करवाया जाएगा तो बोरिक एसिड मिलेगा। इसी का उल्टा रिएक्शन है जी कि बोरिक एसिड का रिएक्शन अगर बेस से करवाया जाएगा तो उसके नतीजे में बोरेक्स मिलेगा। तो ये रिएक्शन आपके सामने है। बोरिक एसिड का रिएक्शन जिसका फॉर्मूला H3BO3 है, उसका रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाया है, जिसके नतीजे में आपको मिला है सोडियम बोरेट, सोडियम टेट्राबोरेट। तो ये जो सोडियम टेट्राबोरेट है इसको बोरेक्स कहते हैं जी। और ये 7 वाटर मॉलिक्यूल्स आपको मिले। ये दूसरा तरीका है जी कि बोरिक एसिड से का रिएक्शन अगर सोडियम कार्बोनेट से करवाया जाएगा तो उसके नतीजे में भी आपको सोडियम टेट्राबोरेट मिलेगा। ये बोरेक्स का फार्मूला है। वाटर मॉलिक्यूल्स और कार्बन डाइऑक्साइड ये लिबरेट होगी। तो ये दोनों तरीके हैं बोरिक एसिड के से बोरेक्स को बनाने के। तो बोरिक एसिड का रिएक्शन अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाएं यानी कास्टिक सोडा से करवाएं, या सोडा ऐश यानी सोडियम कार्बोनेट से करवाएं, दोनों ही रिएक्शन के नतीजे में आपको बोरेक्स मिलेगा। ये बोरेक्स को बनाने का दूसरा तरीका है और ये इम्तिहान में बहुत पूछा जाता है, एक कोलेमेनाइट है जी। इस कोलेमेनाइट का रिएक्शन अगर सोडियम कार्बोनेट से करवाया जाए तो इसके नतीजे में भी बोरेक्स मिलता है जी। तो ये एक और है बोरॉन का, कैल्शियम भी इसके अंदर मौजूद है और ऑक्सीजन भी मौजूद है, तो इसको कोलेमेनाइट कहते हैं जी। तो इस कोलेमेनाइट का रिएक्शन अगर सोडियम कार्बोनेट के साथ करवाया जाएगा तो इसके नतीजे में भी आपको बोरेक्स मिलेगा। ये आपको फार्मूला इसका नजर आ रहा है। और ये कैल्शियम कार्बोनेट है जी और ये सोडियम बोरो ऑक्साइड है जी। तो ये मुख्तलिफ कंपाउंड आपको मिले जी। तो कोलेमेनाइट का रिएक्शन अगर सोडियम कार्बोनेट के साथ करवाया जाएगा तो बोरेक्स हासिल होगा और उसके नतीजे में आपको बाय प्रोडक्ट भी मिलेंगी। तो ये बोरेक्स को बनाने के दो तरीके थे जी। और बोरेक्स को बनाने के क्या दो तरीके थे आपने पढ़े जी कि जो रिएक्शन है या तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड से होगा या सोडियम कार्बोनेट से होगा। और दो कंपाउंड आपने पढ़े जी कि अगर बोरिक एसिड का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम कार्बोनेट से करवाया जाएगा तो उसके नतीजे में बोरेक्स मिलेगा। और जो दूसरा रिएक्शन पढ़ा वो आपने ये पढ़ा जी कि कोलेमेनाइट का रिएक्शन अगर सोडियम कार्बोनेट के साथ करवाया जाएगा तो उसके नतीजे में भी बोरेक्स मिलेगा।
अब हम बोरेक्स की केमिस्ट्री को डिस्कस करने जा रहे हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है रिएक्शन विद वाटर। तो अगर इसका रिएक्शन वाटर के साथ करवाया जाएगा तो उसके नतीजे में अल्कलाइन सोल्यूशन मिलेगा। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं तो आपने ये पढ़ा था जी कि बोरिक एसिड का रिएक्शन वाटर के साथ करवाया जाए, यानी बोरिक एसिड की हाइड्रोलिसिस करवाई जाए तो आपका सॉल्यूशन कैसा मिलेगा, वीक एसिडिक इन नेचर होगा। तो बोरेक्स और बोरिक एसिड एक दूसरे से बिल्कुल रिवर्ट है। बोरिक एसिड एसिडिक इन नेचर है और बोरेक्स बेसिक यानी अल्कलाइन इन नेचर है जी। तो बोरेक्स का रिएक्शन यानी बोरेक्स को वाटर के अंदर डिसॉल्व करवाया जी, तो इसके नतीजे में सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी हाइड्रोलिसिस जब बोरेक्स की होगी तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और बोरिक एसिड मिलेगा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है और बोरिक एसिड वीक एसिड है, तो जो डोमिनेट करेगा वो बेस डोमिनेट करेगा, इसलिए बोरेक्स का सॉल्यूशन अल्कलाइन होता है। अल्कलाइन का मतलब बेसिक इन नेचर होता है और पीएच इसकी 7 से ज्यादा होती है। ये दूसरा रिएक्शन है जी कि अगर इसका रिएक्शन एसिड से करवाया जाए, तो ये भी आप पीछे पढ़ चुके हैं जी कि अगर बोरेक्स का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से करवाया जाएगा तो उसके नतीजे में आपको बोरिक एसिड मिलेगा। तो बोरिक एसिड की तैयारी के अंदर आपने इस रिएक्शन को स्टडी किया था। यूजेस बोरेक्स की पढ़ने जा रहे हैं जी। तो बोरेक्स की जो पहली यूज है जी कि इसको फ्लक्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है फॉर सोल्डरिंग एंड वेल्डिंग। तो ये आपको वेल्डिंग आयरन नजर आ रही है। तो वेल्डिंग आयरन को साफ करने के लिए ये जो मटेरियल है जी, ये जो ब्राउन कलर का पेस्ट होता है जी, इसको फ्लक्स कहते हैं जी। तो इस फ्लक्स के अंदर और केमिकल भी होते हैं, उसके साथ बोरेक्स भी शामिल होता है। तो सोल्डरिंग आयरन या वेल्डिंग आयरन की टिप को साफ करने के लिए जी बोरेक्स को एज अ फ्लक्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये दूसरी इसकी यूज है जी कि जो टाइल्स हैं या जो आपकी पोर्ट्रेज हैं जी, उनके अंदर चमक देने के लिए या उसके ऊपर चमकदार कोटिंग करने के लिए, चमकदार लेयर को चढ़ाने के लिए, जो प्रोटेक्टिव लेयर का भी काम करती है और टाइल्स को ग्लॉस देती है, तो उसके अंदर भी बोरेक्स को इस्तेमाल किया जाता है। ये आपको पोर्ट्रीज नजर आ रही हैं, या आपको टाइल्स नजर आ रहे हैं, इसके ऊपर जो लेयर दी जाती है, इसके ऊपर जिस केमिकल से इनकी पॉलिश की जाती है, तो वो भी बोरेक्स होता है, जिसको ग्लेजिस कहते हैं। ग्लेजिस का मतलब चमकदार कोटिंग का होना, जिससे इसकी लुक का शाइनी हो जाना, इसको ग्लेजिस कहते हैं। तो बोरेक्स की कोटिंग की जाती है जिसकी वजह से ये इसकी सरफेस शाइनी दिखती है। और ये तीसरी इसकी यूज है जी कि जो ग्लास है, जिसको आप चैप्टर नंबर 11 के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे जी, तो ऑप्टिकल ग्लास और हार्ड ग्लास, जिसको पायरेक्स और जीना कहते हैं जी, इनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी बोरेक्स को इस्तेमाल किया जाता है, यानी बोरेक्स के जरिए इसके अंदर बोरॉन को इंड्यूस किया जाता है जी। तो ये बोरेक्स की कुछ यूजेस थी जो आपने पढ़ी। अब हम हाइड्रोजन सल्फाइड की केमिस्ट्री को डिस्कस करने जाएंगे। और हाइड्रोजन सल्फाइड ये एसिड है और ये कंपाउंड है सल्फर का, और सल्फर का ताल्लुक होता है जी 6A ग्रुप से जी। तो सल्फर के कंपाउंड की केमिस्ट्री को पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हाइड्रोजन सल्फाइड कहते हैं, जिसका फॉर्मूला आपके सामने है H2S। तो हाइड्रोजन सल्फाइड को किस तरह से बनाया जाता है, इसकी तैयारी के तरीके को देखेंगे जी। तो इसको बनाने का जो पहला तरीका है वो है सल्फर के जरिए जी। तो अगर आप सल्फर को हाइड्रोजन के साथ 650 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करेंगे तो ये डायरेक्ट कॉम्बिनेशन है जी। तो हाइड्रोजन गैस और सल्फर आपस में कंबाइन होंगे, जिसके नतीजे में H2S मिलेगी जी। तो ये हाइड्रोजन गैस है, इसका रिएक्शन सल्फर के साथ करवाया गया, यानी हाइड्रोजन गैस को और सल्फर को हीट किया गया 650 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो सल्फर लिक्विफाई हो जाएगी, लिक्विफाई होने के बाद यानी मेल्टिंग के बाद ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। लिक्विड स्टेट के अंदर जब ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगी जी, तो आपको हाइड्रोजन सल्फाइड गैस मिलना शुरू हो जाएगी जी। दूसरा जो तरीका है इसकी तैयारी का वो स्टिबनाइट से है जी। और स्टिबनाइट है एंटीमनी ट्राई सल्फाइड।
तो एंटीमनी ट्राइसल्फाइड या इसको स्टिबनाइट भी कहते हैं, अगर इसको हीट किया जाएगा कॉन्सनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, यानी स्टिबनाइट को अगर आप कॉन्सनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हीट करेंगे तो उसके नतीजे में भी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस आपको मिलेगी जी। तो ये स्टिबनाइट है, एंटीमनी, ये एसबी एंटीमनी है जी, ये मेटल है जी। और एंटीमनी ट्राइसल्फाइड का रिएक्शन अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करवाया जाएगा तो इसके नतीजे में एंटीमनी ट्राइक्लोराइड मिलेगी और हाइड्रोजन सल्फाइड ये आपको गैस मिलेगी जी। तो ये दूसरा तरीका था हाइड्रोजन सल्फाइड को बनाने का जी। ये तीसरा तरीका है जी कि जिंक सल्फाइड को के ऊपर अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड को गिराएंगे या जिंक सल्फाइड का रिएक्शन अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करवाएंगे तो इसके नतीजे में भी हाइड्रोजन सल्फाइड मिलती है जी। तो जिंक सल्फाइड ये जिंक क्लोराइड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी और हाइड्रोजन वो सल्फर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन सल्फाइड बनाएगी। ये तीन तरीके थे जी हाइड्रोजन सल्फाइड को बनाने के। लेबोरेटरी के अंदर क्योंकि हाइड्रोजन सल्फाइड की यूज बहुत ज्यादा है जी, और जब सॉल्ट एनालिसिस की जाती है जी तो ग्रुप 2b के रेडिकल्स को डिटेक्ट करने के लिए और ग्रुप 4b के रेडिकल्स को डिटेक्ट करने के लिए हाइड्रोजन सल्फाइड इस्तेमाल होती है। तो लेबोरेटरी के अंदर हाइड्रोजन सल्फाइड किस तरह से बनती है जी उसका तरीका हम पढ़ने जा रहे हैं जी। तो लेबोरेटरी के अंदर हाइड्रोजन सल्फाइड जिस एपरेटस के अंदर बनाई जाती है उस एपरेटस को किप्स एपरेटस कहते हैं। और किप्स एपरेटस अभी तस्वीर मैं आपको इसके आखिर में दिखाऊंगा जी। तो किप्स एपरेटस के अंदर जो H2S बनाई जाती है वो आयरन सल्फाइड से बनाई जाती है और आयरन सल्फाइड का रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड या कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से करवाया जाता है जिसके नतीजे में आपको हाइड्रोजन सल्फाइड मिलती है। ये दोनों रिएक्शन की इक्वेशन आपके सामने है। आयरन सल्फाइड का रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड एसिड से करवाना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी इस्तेमाल हो सकता है, सल्फ्यूरिक एसिड भी इस्तेमाल हो सकता है जी। उसके नतीजे में आयरन का क्लोराइड HCl से रिएक्शन करवाएंगे तो आयरन क्लोराइड मिलेगा, सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवाएंगे तो आयरन सल्फेट मिलेगा और उसके नतीजे में आप जो गैस लिबरेट होगी उसको आप हाइड्रोजन सल्फाइड कहते हैं जी। तो ये किप्स एपरेटस की तस्वीर अब आपके सामने है जी। तो यहाँ पे क्या किया जाता है जी कि इस कंटेनर के अंदर आपका आयरन सल्फाइड मौजूद होता है और यहाँ से कॉन्सेंट्रेटेड HCl या कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया जाता है। यहाँ पर जब वो आयरन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करता है तो गैस प्रोड्यूस होती है। ये गैस को इस स्टेप के जरिए से निकाला जाता है। इस गैस को डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं या इस गैस को आप वाटर के अंदर डिसॉल्व करवा लेंगे तो उसके नतीजे में जो सॉल्यूशन मिलेगा उसको आप H2S का यानी हाइड्रोजन सल्फाइड का सॉल्यूशन कहेंगे या आप इस गैस को डायरेक्टली भी इस्तेमाल कर सकते हैं जी। तो ये जो आपको एपरेटस नजर आ रहा है जिसके अंदर दो बल्ब आपको नजर आ रहे हैं जी, तो ये जो एपरेटस है इसको किप्स ने डिजाइन किया और ये किप्स एपरेटस कहलाता है। और लैब के अंदर अगर हाइड्रोजन सल्फाइड प्रिपेयर करनी हो तो उसको किप्स एपरेटस के अंदर प्रिपेयर किया जाता है और किप्स एपरेटस के अंदर जो सॉलिड इस्तेमाल होता है वो आयरन सल्फाइड है जी, जो सल्फर का सोर्स है जी। और हाइड्रोजन को लाने के लिए आप कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स को इस्तेमाल करते हैं तो या तो HCl इस्तेमाल होता है या H2SO4 इस्तेमाल होता है जी। तो हाइड्रोजन सल्फाइड को लैब में किस तरह से बनाते हैं कि इम्तिहान में सवाल बहुत बार आया है, तो ये स्लाइड आपके लिए इंतहाई अहम है। हाइड्रोजन सल्फाइड को का रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं जी, यानी इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ने जा रहे हैं। तो हाइड्रोजन सल्फाइड को अगर आप वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे जी तो ये जो सोल्यूशन है वो एसिड के तौर पर एक्ट करता है जी। और हाइड्रोजन सल्फाइड का रिएक्शन अगर वाटर के साथ करवाया जाएगा जी तो ये हाइड्रोनियम आयन को वाटर के अंदर रिलीज करेगा। और यहाँ पे अब आपको नजर आ रहा है जी कि ये जो
H2S है वो डायप्रोटिक इन नेचर है, यानी अगर आप H2S के अंदर जो आपको दो H नजर आ रहे हैं, दोनों H ही वाटर के अंदर आएंगे। यानी अगर आप H2S के 1 मोल को वाटर के अंदर डिसॉल्व करें तो ये 2 मोल्स हाइड्रोनियम आयन के क्रिएट करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। इसका मतलब ये हुआ जी कि H2S वीक एसिड तो है, लेकिन ये डायप्रोटिक एसिड है, यानी ये डाई बेसिक एसिड है, और ये 2 हाइड्रोनियम आयन को या 2 प्रोटॉन्स को सॉल्यूशन के अंदर लिबरेट करता है। अगर इसका रिएक्शन ऑक्सीजन से करवाया जाएगा तो ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन कहलाएगा, यानी अगर हाइड्रोजन सल्फाइड की ऑक्सीडेशन करवाई जाए तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन कंबशन विद ऑक्सीजन ऑफ एयर। तो एयर के साथ अगर आप H2S को जलाएंगे तो इट प्रोड्यूसेस ब्लू फ्लेम एंड रिलीजेस सल्फर डाइऑक्साइड। तो H2S को अगर ऑक्सीडाइज करेंगे तो ऑक्सीजन के साथ ये सल्फर रिएक्ट करेगा और सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और वाटर इसमें से रिलीज होगा। तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन था हाइड्रोजन सल्फाइड का। हाइड्रोजन सल्फाइड रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर एक्ट करता है जी, और ये बासानी इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है ताकि दूसरी सब्सटेंस के लिए इलेक्ट्रॉन मौजूद हो ताकि वो रिड्यूस हो सके जी। तो हाइड्रोजन सल्फाइड ने ब्रोमीन को यहाँ पे रिड्यूस किया और हाइड्रोजन ब्रोमाइड के अंदर कन्वर्ट हो गया। ब्रोमीन रिड्यूस क्यों हुआ है जी? क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 थी, इस कंपाउंड के अंदर वो मजीद कम होकर -1 हो गई, जबकि सल्फर क्या हुआ है जी? ये सल्फर यहाँ पे ऑक्सीडाइज हुआ है जी, यानी यहाँ पर आपको जो सल्फर है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 नजर आ रही है, जो कि बढ़कर क्या हो गई जी? 0 हो गई। तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर वर्क करता है। ये आयरन ट्राई क्लोराइड है और इसका रिएक्शन जब H2S से करवाया गया जी तो ये आयरन डाई क्लोराइड के अंदर कन्वर्ट हो गई, यानी फेरिक क्लोराइड फेरस क्लोराइड के अंदर कन्वर्ट हो गई। और यहाँ पे अब आपको ये वाज़े तौर पर नजर आ रहा है जी कि ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर एक्ट कर रहा है, यानी आयरन जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 थी वो कम होकर +2 हो गई, और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ये क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। तो इसका मतलब है H2S ने क्या किया जी? रिड्यूसिंग एजेंट का काम किया और आयरन 3 पॉजिटिव को आयरन 2 पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट किया, यानी रिड्यूस किया, और खुद ये क्या हुई है? ऑक्सीडाइज हुई है। ये तीसरा रिएक्शन आपके सामने है कि नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन अगर हाइड्रोजन सल्फाइड से करवाया जाएगा तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये गैस लिबरेट होगी। तो नाइट्रोजन जिसकी ऑक्सीजन स्टेट +5 थी वो कम होकर +4 हो गई। यहाँ पर भी H2S रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर वर्क कर रहा है जी। और ये चौथा रिएक्शन आपके सामने है जी कि सल्फ्यूरिक एसिड से अगर रिएक्शन करवाया जाए जी तो सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन के नतीजे में आपको सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगी। तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है जी, जो कम होकर सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर क्या हो गई जी? +4 हो गई। तो यहाँ पर भी H2S रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर वर्क कर रही है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है और कंप्लीट एंड बैलेंस द इक्वेशंस के अंदर ये इक्वेशंस आती रहती हैं और इम्तिहान में बहुत बार आई हैं। तो इन इक्वेशंस की आप लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको ये याद हो जाएंगी। और बहुत अच्छा है जी कि आप इनकी, और जिस तरह मैंने आपको ऑक्सीडेशन स्टेट समझाई तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी अगर आप इनके ऊपर लिख लें तो आपको ये याद रखना और याद करना इंतहाई आसान होगा। हाइड्रोजन सल्फाइड की प्रॉपर्टीज को पढ़ने जा रहे हैं जी, और ये प्रॉपर्टीज अब आपके सामने है जी। कलरलेस गैस होती है और इसकी स्मेल अनप्लेजेंट होती है, और सड़े हुए यानी रोटिन एग्स का मतलब होता है सड़े हुए अंडों जैसी स्मेल होती है। तो अंडा जो सड़ जाता है उसके अंदर से बहुत ही बुरी स्मेल आती है, नाकाबिले बर्दाश्त स्मेल आती है, वही स्मेल H2S में से आ रही होती है। तो अनप्लेजेंट स्मेल होती है H2S की जी। एयर के मुकाबले में ये 1.2 टाइम्स हैवियर होती है, यानी अगर इसको लेबोरेटरी के अंदर बनाएंगे और इसकी क्वांटिटी अगर बढ़ेगी तो ये एयर को रिप्लेस करना शुरू कर देगी जी। लिक्विफाई हो जाती है -60.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर, सॉलिडिफाई हो जाती है -87
-85.7 डिग्री सेंटीग्रेड पर जी। तो इसकी लिक्विफिकेशन टेम्परेचर है, ये इसका सॉलिडिफिकेशन टेम्परेचर है। टॉक्सिक गैस है ये जी, और अगर इसको आप प्रिलोंग इनहेल करें तो इसके जरिए से पॉइजनिंग हो जाती है जी। तो ये पॉइजनस गैस है, इसलिए इसकी इनहेलेशन को अवॉइड किया जाता है और इसको एयरी स्पेसेस के अंदर रखा जाता है जी, यह ताकि इसका जो इफेक्ट है वो कम से कम हो जी। तो लेबोरेटरी के अंदर ऐसे प्रिपेयर भी किया जाता है जी। तो इसको अमूमन प्रिपेयर लेबोरेटरी के बाहर किया जाता है या ऐसी जगह प्रिपेयर किया जाता है कि जहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन हो जी, ताकि एयर यहाँ से गुजरती रहे और इसके इफेक्ट को मिनिमाइज करती रहे जी। लेकिन अगर कोई प्रोलॉन्ग इनहेल इसको कर ले जी, तो इसकी पॉइजनिंग से निपटने का जो सबसे बेहतरीन हल है वो यह है जी कि डाइल्यूट क्लोरीन के जरिए इस गैस की पॉइजनिंग से बचा जा सकता है जी। तो क्लोरीन को डाइल्यूट सॉल्यूशन को अगर आप ड्रिंक करें तो उसके नतीजे में इसकी पॉइजनिंग से बचा जा सकता है। तो अगर कोई अगर H2S को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर इनहेल कर ले तो डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ क्लोरीन को ड्रिंक करने से इसकी पॉइजनिंग से बचा जा सकता है। वाटर के अंदर ये सॉल्युबल होती है जी, और वाटर के अंदर सॉल्युबल होने के बाद जो इसका सोल्यूशन मिलता है उसको आप H2S वाटर कहते हैं जी। तो एक्वस सोल्यूशन ये H2S का कहलाता है जी। तो आपने H2S की प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया। तो केमिस्ट्री ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ये भी आपके कोर्स का हिस्सा है जी, और सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला आप जानते हैं और इसको हमने ब्रीफली लेक्चर नंबर 4 के अंदर डिस्कस किया जी, जिस वक्त हमने सल्फ्यूरिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग को पढ़ा था कॉन्टैक्ट प्रोसेस से। उसी के साथ साथ हमने सल्फ्यूरिक एसिड की केमिस्ट्री को डिस्कस किया था, यानी इसकी केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस किया था, यूजेस और प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस किया था। इसी तरह नाइट्रिक एसिड की केमिस्ट्री भी आपके कोर्स का हिस्सा है, HNO3 इसका फॉर्मूला है। और इसी चैप्टर के लेक्चर नंबर 5 के अंदर हमने नाइट्रिक एसिड की केमिस्ट्री को डिस्कस किया था, और केमिस्ट्री ऑफ क्लोरीन भी आपके कोर्स का हिस्सा है, और क्लोरीन की केमिस्ट्री को लेक्चर नंबर 6 के अंदर डिस्कस किया था। तो 4 कंपाउंड्स की केमिस्ट्री को आज के लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया, और ये 3 कंपाउंड की केमिस्ट्री भी आपके कोर्स का हिस्सा है जो पिछले वाले लेक्चर्स के अंदर हम डिस्कस कर चुके। तो ये आज का लेक्चर था जी, और आज के लेक्चर के अंदर आपने पी ब्लॉक एलिमेंट्स के कंपाउंड्स की केमिस्ट्री को स्टडी किया, और एलम, पोटैश एलम, और उसके बाद फिर आपने बोरिक एसिड, उसके बाद बोरेक्स, और सबसे आखिर के अंदर आपने H2S की केमिस्ट्री को ब्रीफली पढ़ा। इम्तिहान में सवाल किस तरह से आए हुए हैं इन टॉपिक के, आइए देखते हैं। तो ये पहला सवाल आपके सामने है, और यहाँ पे लिखा हुआ है गिव कंप्लीट एंड बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो अब देखिए, इस तरह अल्फाज की फॉर्म में भी पूछी जाती हैं और इस तरह से इक्वेशन की फॉर्म में भी पूछी जाती हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्शन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड ऑन फेरिक क्लोराइड। ये भी आपने पीछे रिएक्शन को पढ़ा है जी, कि फेरिक क्लोराइड का रिएक्शन अगर हाइड्रोजन सल्फाइड से करवाया जाएगा तो ये फेरस क्लोराइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और ये हाइड्रोजन सल्फाइड की रिड्यूसिंग एबिलिटी है। ये भी वही लिखा हुआ है Fe3 पॉजिटिव आयन का रिएक्शन अगर H2S से करवाया जाएगा। तो आपने यहाँ पर क्लोराइड को हटा दिया, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में इक्वेशन है, इम्तिहान में आयोनिक फॉर्म में पूछ ली गई तो जवाब वही होगा जी। तो थोड़ा सा अगर आप जहन लगाएं तो इसका जवाब आप इसको लिख सकते थे जी, कि आपने क्या करना है, यानी क्लोराइड को यहाँ से हटा दीजिए और उसके नतीजे में जो वैलेंसी आएगी उसको जनरेट कर दीजिए। तो यहाँ पे अब आपको बिल्कुल ही वाज़ेह हो गया होगा जी कि Fe3 पॉजिटिव आयंस Fe2 पॉजिटिव आयन के अंदर कन्वर्ट हो गए, और यहाँ पे H2S -2 है यानी सल्फर पे, और वो 0 की फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड ने मेटल को रिड्यूस कर दिया, इसका मतलब है हाइड्रोजन सल्फाइड रिड्यूसिंग एजेंट है, और वो खुद ऑक्सीडाइज हो गया। तो ये कंफर्म हो गया जी कि हाइड्रोजन सल्फाइड रिड्यूसिंग एजेंट है। और हाइड्रोजन सल्फाइड का रिएक्शन अगर सल्फ्यूरिक एसिड से करवाएं तो इसके नतीजे में सल्फर डाइऑक्साइड मिलती है जी। तो ये तीनों जो आपने इक्वेशंस पढ़ी आज के लेक्चर में आपने पढ़ी थी, और आज के लेक्चर के अंदर हाइड्रोजन सल्फाइड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, इसके अंदर ये तीनों इक्वेशंस आपने पढ़ी हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, और यहाँ पे लिखा हुआ है राइट द नेम ऑफ द एपरेटस यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ H2S। आप जानते हैं किप्स एपरेटस है जी, तो आपने किप्स एपरेटस के बारे में लिखा, और यहाँ पे लिखा हुआ है जी गिव्स 2 मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ H2S इन लेबोरेटरी। तो H2S के अंदर लेबोरेटरी में H2S को किस तरह प्रिपेयर किया जाता है जी। तो एक तरीका ये है बनाने का, दूसरा तरीका ये है जी। तो आपने लिखा जी कि लेबोरेटरी के अंदर H2S को जिस एपरेटस के अंदर
प्रिपेयर किया जाता है उसको किप सेपरेटर्स कहते हैं, आयरन सल्फाइड से प्रिपेयर किया जाता है, और आयरन सल्फाइड का रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड HCl और H2SO4 से करवाया जाता है। तो इसके नतीजे में आपको H2S मिलती है। इक्वेशन आपने दी और इस सवाल का जवाब दिया। ये तीसरा सवाल आपके सामने है और यहाँ पे लिखा हुआ है राइट द नेम्स एंड फॉर्मूलाज ऑफ ऑक्सी एसिड्स ऑफ बोरॉन। तो बोरॉन के ऑक्सी एसिड्स के नाम और फॉर्मूले लिखिए, और लिखा हुआ है गिव द इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर ऑन देम, और टेम्परेचर को बढ़ाने से इन पर क्या फर्क पड़ना है जी। तो ऑक्सी एसिड जो बोरॉन के हैं उनके आपने फॉर्मूले लिखे। ऑर्थोबोरिक एसिड, जो बोरिक एसिड है इसका फॉर्मूला H3BO3 है। मेटाबोरिक एसिड जिसको HBO2 कहते हैं ये इसका फॉर्मूला है, और पायरोबोरिक एसिड जिसका फॉर्मूला है H2B4O7। एक्शन ऑफ हीट आपने देना है तो आपने वो तमाम बातें लिखी जी कि अगर ऑर्थोबोरिक एसिड को 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट किया जाएगा तो ये मेटाबोरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होगा, और मेटाबोरिक एसिड को जब आप हीट करेंगे 140 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो ये पायरोबोरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होगा, और जब पायरोबोरिक एसिड को हीट करेंगे 240 एंड अबव तो ये बोरिक ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा जी। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इम्तिहान में ये बहुत बार आया है, तो इसे आप बहुत अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है और यहाँ पे लिखा हुआ है राइट द केमिस्ट्री ऑफ बोरिक एसिड और राइट शॉर्ट नोट ऑन बोरिक एसिड जी। तो बोरिक एसिड पे और बोरेक्स पे और H2S पे शॉर्ट नोट लिखने के लिए इम्तिहान में बहुत आते हैं, और शॉर्ट नोट लिखने का मतलब ये होता है जी कि आपकी किताब ने जो बातें डिस्कस की हैं कम से कम वो बातें तमाम की तमाम उस शॉर्ट नोट के अंदर दें जी। तो आपने बोरिक एसिड का सबसे पहले फॉर्मूला लिखा, इसकी तैयारी का तरीका लिखा जी, उसके बाद इसकी तैयारी का दूसरा तरीका लिखा, यानी आपकी किताब ने दो तरीके डिस्कस किए थे, आपने भी दोनों तरीके डिस्कस किए। उसके बाद फिर आपने इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को लिखा, जो जितनी प्रॉपर्टीज आपकी किताब ने दी हैं जी उन दोनों प्रॉपर्टीज का आपने यहाँ पे तस्करा किया, और उसके बाद फिर आपने इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को लिखा, उसके बाद फिर आपने इसकी यूजेस को लिखा। तो किताब ने जो कुछ आपको बताया है वो तमाम ही बातें नोट के अंदर लिखनी होती हैं, इसलिए उमूमन शॉर्ट नोट बहुत लेंदी पड़ जाते हैं जी, क्योंकि इसमें अगर आप इन चीजों को नहीं देंगे तो नंबर कट सकते हैं। तो जो कुछ आज आपने बोरिक एसिड के बारे में पढ़ा था इस लेक्चर के अंदर वो तमाम ही इम्तिहान में अगर आप ये नोट आता है, शॉर्ट नोट आता है, तो ये तमाम चीजें आपको लिखनी पड़ती हैं जी, जिस तरह से मैंने आपको लिख के दिखाई। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है जी, और लिखा है कि बोरेक्स पे नोट लिखे, तो आपने अब बोरेक्स की मुकम्मल केमिस्ट्री को डिस्कस करना है। तो बोरेक्स का आपने फॉर्मूला लिखा और आपने बताया जी कि बोरेक्स का जो नाम है जो मैंने पीछे लिया था यहाँ पे लिख के दिखाया है सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट, यानी 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ये बोरेक्स के साथ मौजूद होते हैं। तो ये बोरेक्स का केमिकल नेम है। तो बोरेक्स का केमिकल नेम क्या है? इट इज सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट, यानी 10 वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी इसके साथ मौजूद होते हैं। तो आपने इसका फॉर्मूला लिखा, इसका केमिकल नेम लिखा, इसकी तैयारी के तरीके लिखे, ये इसकी तैयारी का दूसरा तरीका लिखा। उसके बाद फिर आपने इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया जो आपकी किताब ने दी हुई हैं, और उसके बाद फिर आपने इसकी यूजेस को डिस्कस किया। तो ये आपका शॉर्ट नोट ऑन बोरेक्स मुकम्मल हुआ। ये छठा सवाल आपके सामने है और यहाँ पे लिखा हुआ है जी कि बोरिक एसिड इज सॉफ्ट एंड सिल्की। तो बोरिक एसिड सॉफ्ट और सिल्की क्यों होता है, इसकी वजह बताइए जी। तो इसकी वजह जो मैंने पीछे डिस्कस की थी अभी अल्फाजों की फॉर्म में आपके पास मौजूद है जी। लिखा हुआ है जी द लेयर्स ऑफ बोरिक एसिड, जो बोरिक एसिड की लेयर्स हैं दे आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक वैन वाल फोर्सेस। तो ये वीक वैन वाल फोर्सेस के जरिए जुड़ी हुई होती हैं जी, और इसी वजह से दीज लेयर कैन स्लाइड और ग्लाइड ओवर ईच अदर। और ये अगर लेयर मॉलिक्यूल्स की एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकती हैं या फिसल सकती हैं जी, तो इसका मतलब ये है कि उस सब्सटेंस की जो फील होगी वो सब्सटेंस सॉफ्ट भी होगा और वो सिल्की भी दिखेगा जी। तो ये इस रीजन का जवाब था। दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है जी कि बोरिक एसिड इज एसिडिक इन नेचर, एल्युमिनियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर। तो इसकी वजह क्या है जी? तो इसकी वजह अब आप सुन ले जी, यहाँ पे लिखा हुआ है जी
कि बोरिक एसिड एसिडिक इन नेचर इसलिए है जी कि जब आप इसका रिएक्शन वाटर से करवाएंगे तो वाटर से करवाने पर ये पायरोबोरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और जो पायरोबोरिक एसिड है वो एसिडिक इन नेचर है जी। तो आपने इस सवाल के साथ इक्वेशन भी दे दी, यानी आपने इस सवाल का मुकम्मल जवाब दे दिया। एल्युमिनियम ऑक्साइड ये आपका एम्फोटेरिक इन नेचर है जी। एम्फोटेरिक का मतलब ये है जी कि एसिडिक भी आप कह सकते हैं, बेसिक भी कह सकते हैं जी, यानी डुअल नेचर है, इसलिए इसको एम्फोटेरिक कहते हैं। या आप ये कहें जी कि ये वक्त जरूरत पर एसिडिक है और वक्त जरूरत पर बेसिक है, और वाटर के साथ ना ये एसिडिक है या ना बेसिक है। यहाँ तो लिखा हुआ है एल्युमिनियम ऑक्साइड इज नाइदर एसिडिक और बेसिक इन नेचर एंड इट डज नॉट रिएक्ट विद वाटर। तो वाटर के साथ ये रिएक्ट नहीं करेगी, जबरदस्ती करेंगे तब तो ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगी और डुअल नेचर को शो करेगी। इन नॉर्मल कंडीशन ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती। उसकी वजह क्या है जी कि जो ऑक्सीजन मौजूद है एल्युमिनियम की सरफेस पर वो असल में प्रोटेक्टिव लेयर है, और वो एल्युमिनियम के रिएक्शन को क्या करती है, प्रिवेंट करवाती है। इसलिए एल्युमिनियम न एसिडिक इन नेचर है न बेसिक इन नेचर है जी। तो प्रोटेक्टिव लेयर होने की वजह से ये एम्फोटेरिक बिहेव करता है। अगर हार्श कंडीशन देंगे जी तो ये कभी आपको एसिडिक बिहेव करता हुआ दिखेगा, कभी आपको बेसिक बिहेव करता हुआ दिखेगा, और जो चीज वक्त जरूरत पर एसिडिक और वक्त जरूरत पर बेसिक बिहेव करती हुई दिखती है वो एम्फोटेरिक कहलाती है। तो बोरॉन बोरिक ऑक्साइड ये एम्फोटेरिक इन नेचर नहीं है जी, ये आपको एक ही जैसा बिहेवियर देगी जी, और हमेशा इसका सोल्यूशन एसिडिक ही बनेगा। लेकिन एल्युमिनियम हार्श कंडीशन के अंदर एसिडिक भी बिहेव करेगा और बेसिक भी बिहेव करेगा, और नॉर्मल कंडीशन के अंदर ना ये एसिडिक बिहेव करेगा ना ये बेसिक बिहेव करेगा। इसलिए एल्युमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक और बोरिक ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होती है। तो ये आज का लेक्चर था जी, और आज के लेक्चर के अंदर आपने कंपाउंड्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स को स्टडी किया, और 7 कंपाउंड्स का आज के लेक्चर के अंदर हमने तस्करा किया। सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और क्लोरीन, इसकी केमिस्ट्री आप लेक्चर नंबर 4 से लेकर लेक्चर नंबर 6 के अंदर स्टडी कर चुके थे जी। आज लेक्चर नंबर 7 के अंदर आपने एलम, बोरिक एसिड, बोरेक्स और हाइड्रोजन सल्फाइड की केमिस्ट्री को स्टडी किया। इस चैप्टर के लेक्चर नंबर 8 के साथ आपसे मुलाकात होगी, और जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है लेड पिगमेंट्स। तो ये इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर होगा। लेड पिगमेंट सिर्फ बचा है जी। तो लेड आपका ये 4A ग्रुप का मेंबर है और वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंपाउंड है। तो लेड की केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे, और लेड के जो कंपाउंड्स हैं वो पेंट में कलर देने के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, इसलिए इनको लेड पिगमेंट्स कहा जाता है। तो लेड पिगमेंट्स को हम इंशाअल्लाह अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। आपसे अगले लेक्चर के अंदर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।